दोस्तों नमस्कार। सरकार लगातार जब अपने कामों का ब्यौरा देश के सामने पेश करती है तो उसकी तुलना नेहरू, इंदिरा और कांग्रेस से करती है। या यूं कहें कि कांग्रेस की विरासत और नेहरू की परंपरा पर सरकार, मोदी सरकार बार बार सवाल खड़े करती है और किसी भी समस्या को वो नेहरू के युग में ले जाकर उसकी बात शुरू करती है। आखिर नेहरू ने देश के लिए जो किया, इतिहास का जो परिप्रेक्ष्य है उसका वर्तमान में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और मोदी सरकार कांग्रेस पर हमला करने के लिए बार बार नेहरू का नाम क्यों लेती है, इसी बारे में हम बात करेंगे और इतिहास के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार वर्मा, संविधान विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त प्रोफेसर, राजनीतिक शास्त्र विभाग के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के। वर्मा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये देखा जा रहा है अभी हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर का पर संसद में चर्चा हुई और उस चर्चा में नरेंद्र मोदी जी ने भी जवाब दिया, अमित शाह ने भी जवाब दिया। और पाकिस्तान की समस्या का जन्म, अगर खासकर पाकिस्तान की बात करें तो कश्मीर की समस्या का के जन्म के लिए ही, कश्मीर की समस्या के लिए ही नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। आखिर बार बार अतीत की बातों में जाकर मोदी सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या वाकई नेहरू जी की ये गलतियां ही देश पर भारी पड़ रही हैं? देखिए, इसके लिए हमें कुछ पीछे चलना होगा और उस समय जो परिस्थितियां थी, जिस समय हमें आजादी मिली, देश में देसी रियासतों का अच्छा एक नंबर था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बनाया गया, उसमें ये प्रावधान किया गया कि भारत और पाकिस्तान, ये दो स्वतंत्र देश के रूप में उभरेंगे, डोमिनियन स्टेटस इनका होगा। और जो देसी रियासत हैं, उनको ये स्वतंत्रता दी गई कि चाहे तो वो इंडिया में मिले, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिले, और अगर उनकी इच्छा हो तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। अच्छा, ये तो प्रावधान था उस समय। जी, तो यहीं पे आपको एक पॉज करते हुए, रोकते हुए, पहला आरोप ये लगता है कि नेहरू ही देश के बंटवारे के जिम्मेदार है। नेहरू खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और उनकी ये मंशा ही देश को दो टुकड़ों में विभाजित करने में के पीछे रही है मुख्य तौर पर। पहला आरोप पर आपकी क्या राय है? देखिए, मतलब इतिहास बंटवारा क्या के कहता है? संबंध में नेहरू को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि आजादी की लड़ाई के समय में ही, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के समय में ही भारतीय जनमानस विभाजित था। जिन्ना के नेतृत्व में वो अलग राष्ट्र की मांग धर्म के आधार पर कर रहे थे कि उनका अलग कल्चर है, रिलीजन है, और एक नेशन एक रिलीजन, इस ढंग की बात थी। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो इसका पूरा लाभ उठाया। और ब्रिटिश सरकार यह नहीं चाहती थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट रहे। उनके मन में विभाजन की बात थी, और उनको वह सपोर्ट मुस्लिम लीग की तरफ से मिल गया, और इसलिए यह काम आसान हो गया। इसके लिए, और जो स्थिति थी, स्वतंत्रता मिलना ही था,
क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थिति थी उसमें ब्रिटिश सरकार अब इस भारतीय उपनिवेश को अपने अंदर नहीं रखना चाहती थी। उनके लिए यह एक बर्डन साबित हो रहा था। तो उन्होंने यह किया कि जाते जाते जब तक वो यहाँ थे तो डिवाइड एंड रूल से चलाए, यानी डिवाइड एंड रूल का उनका पॉलिसी चला। और जाने के बाद इसको परमानेंटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको छोड़ गए और भारत का विभाजन हो गया। इसलिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है और इसके लिए अनेक फैक्टर्स हैं। हाँ, राजनीतिक बयान देना दूसरी बात है, और यदि इसकी एकदम सच्चाई तक पहुंचनी है तो इसके लिए एक जांच आयोग की जरूरत है। तो इस पे कहना है कि नेहरू जी पीएम खुद प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे खुद को, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया था ये प्रस्ताव। अगर विभाजन नहीं भी होता तो वैसे भी क्या नेहरू जी का महत्व किसी से कम था? वैसे भी वो कम नहीं थे। और कितना लंबा इंतजार और किया जाता देश की स्वतंत्रता के लिए। इसलिए उसको इससे जोड़ना राजनीति अधिक है और सच्चाई कम है। अब दूसरी बात है जो आरोप लगता है कि कश्मीर समस्या, कश्मीर समस्या क्या नेहरू की देन है? बीजेपी तो यही कह रही है कि नेहरू जी ना होते तो पीओके वाली समस्या ही पैदा नहीं होती। नेहरू जी ने उस समस्या को जन्म लेने दिया क्योंकि हमारी सेनाएं पूरे कश्मीर को लगभग जीत चुकी थी, लेकिन नेहरू जी ने उसे पूरे मतलब सेना को वापस बुला लिया और पीओके का जन्म हो गया। देखिए, पीओके के जन्म में इसके पीछे जाएं तो कश्मीर के राजा महाराजा वो खुद अनिश्चय में थे कि हम्म। उनको पाकिस्तान में मिलना है या भारत में मिलना है। और दोनों तरह से वो दुविधा में थे, क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम बहुल आबादी थी और महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। उसके साथ साथ कश्मीर में हिंदू, बुद्ध, सिख भी रहते थे। तो उनकी चिंता ये थी कि अगर वो पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं तो उनको इन माइनॉरिटीज का ख्याल था कि उनके साथ क्या होगा। अगर भारत में ज्वाइन करते हैं तो उनको हिंदू मेजॉरिटी से परेशानी थी कि, और दूसरी बात कि उनके मन में अपना एक अलग विचार था, एम्बिशन था कि कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है, उसका भौगोलिक लोकेशन ऐसा है जियोपॉलिटिकल कि वहां से 5 देशों का रास्ता खुलता है। इसलिए वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें और इसको हम स्विट्जरलैंड की तरह, पूरब का स्विट्जरलैंड के रूप में कश्मीर को विकसित करें। इसी में उनका 2 महीने के लगभग का समय गुजर गया। वो चाहते तो पहले भी शामिल हो सकते थे मतलब आजादी मिलने के पहले, क्योंकि वो पहले से ही व्यवस्था थी। लेकिन वो तब शामिल हुए जब उनके ऊपर पाकिस्तानी कबायलियों का दबाव पड़ा, जो कबायली के भेष में पाकिस्तानी सेना थी। और हरि सिंह की इतनी ताकत नहीं थी कि उसको वह झेल सकते। जब उनको लगा कि श्रीनगर तक न वो पहुंच जाएं और परिस्थिति हाथ से न निकल जाए, तब उन्होंने
अब इसका क्रोनोलॉजी देखिए। 22 अक्टूबर 1947 को ये अटैक होता है और 2-3 दिन में ही उनकी स्थिति ऐसी बनती है कि वो 24 को दिल्ली से संपर्क करते हैं और छब उनको कहा गया कि जब तक आप भारत में एक्सीड नहीं करते, यानी विलय पत्र पर दस्तखत नहीं करते, तब तक भारत के लिए उनको सहायता पहुंचाना संभव नहीं है। तो वैसी स्थिति में उन्होंने दस्तखत किया और विलय पत्र पर 26 अक्टूबर को, और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना पहुंच जाती है कश्मीर। और उसके बाद स्थिति नियंत्रण में आती है। तो इसमें यह जरूर है कि नेहरू ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके मीडिएशन के लिए, इसकी मध्यस्थता के द्वारा समस्या के समाधान के लिए वो संयुक्त राष्ट्र गए। इसके पीछे यह है कि अब नेहरू के बैकग्राउंड को देखें तो नेहरू एक बड़े स्टेट्समैन थे। उनका वह एक विजनरी भी थे और उनका यह विश्वास था कि अगर इस समस्या को हम यूएन के माध्यम से इसका समाधान निकाल लेते हैं और स्थितियां हमारे पक्ष में हैं, तो यह भारत को जबरदस्त कूटनीतिक सफलता के रूप में प्राप्त होगा। और इस कारण से वो इसको ले गए वहां। हालांकि ये बात सच है कि बाद में उनको लगा कि इसमें कुछ चूक हो गई है। तो 1 जनवरी 1948 को वहां ये प्रस्ताव जाता है यूएन में, और बाद में यूएन के द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा यह रिजोल्यूशन लिया जाता है कि इसका समाधान प्लेबिसाइट के द्वारा होगा, अंडर यूएन सुपरविजन। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को अपनी सारी फौज उस क्षेत्र से वापस बुलानी होगी, और भारत उतना ही फौज रख सकेगा जिसका लॉ एंड ऑर्डर के लिए रहना आवश्यक है। तो ये बात हुई और 1 जनवरी 1949 से युद्ध विराम लागू हुआ। लेकिन जिस बात की ये चर्चा हो रही है, संयुक्त राष्ट्र का वह प्रस्ताव तो बिल्कुल निरर्थक हो गया, रिडेंडेंट हो गया, क्योंकि व्यवहार में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना पाकिस्तान ने अपने फौज हटाए, ना आगे की बात हुई। ये कंडीशन हो गया कि जब तक फौज नहीं हटेगा तब तक वो प्लेबिसिट कैसे होगा कंडक्ट। तो यह कहना कि उससे ये समस्या उत्पन्न हुई, वो हम नहीं कह सकते हैं। और अब बोलने के लिए तो कुछ बोला जा सकता है। नहीं तो नेहरू जी जब अगर बीजेपी ये कह रही है तो उस पे उसकी इस बात में तो दम तो है कि अगर भारत पूरे क्षेत्र को जीत सकता था। नेहरू जी ने मैंने कहीं पढ़ा कि नेहरू जी ने कहा, सेना को कहा कि जहां तक कश्मीरी बोली बोलने वाले लोग हैं वहां तक का क्षेत्र भारतीय सेना के कब्जे में होना चाहिए।
यानी नेहरू जी की का इंटरेस्ट था कि कश्मीर घाटी होना चाहिए। उसके बाद का जो राजा, पूरा जो जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्र था, जहाँ पंजाबी लोग बोलने वाले लोग थे या दूसरे थे, वहां वहां उन्होंने सेना को जाने की इजाजत एक तरह से नहीं दी। और यही वजह है कि वो क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में छूट गए, कबालियों के कब्जे में छूट गया, जिससे पाकिस्तान ने बाद में उसमें से कुछ क्षेत्र चीन के भी हवाले कर दिया। देखिए, ये जिस समय ये प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के पास पहुंचा, जिस समय यह कहिए कि आप एक तरह से भारत सुरक्षा परिषद के पास मध्यस्थता के लिए पहुंचा, उस समय की स्थिति को एक और देखिए कि भारत, हम सिर्फ आंख बंद करके अब वैक्यूम में कोई बात नहीं कर सकते हैं। यथार्थ में और परिस्थितियों को देख करके ही कोई बात करनी चाहिए हमें, और बोलनी भी चाहिए। जिस समय आजादी मिली, वह भारत के लिए कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। बड़े पैमाने पर सो हिंसा हुई, आवास, ये पॉपुलेशन के इधर से उधर होने की समस्या थी। खुद भारत को आजाद हुए मुश्किल से 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, और ये 22 अक्टूबर 1947 को ये घटना होती है, पाकिस्तान उसको अंजाम देता है। तो उस स्थिति में भारत पूरी तरह से अभी अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाया था, और उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था पूर्णतया भारतीय नेताओं के हाथ में भी नहीं था। वो ट्रांजिशन पीरियड था। ये ठीक है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो गए थे, लेकिन बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं में एक नई समस्या युद्ध की, युद्ध जैसी स्थिति तो खुद बनी हुई थी भीतर में, और ऊपर से दूसरा युद्ध। तो नेहरू जी ने इसमें दो बातें सोची। एक ये, जो तीन रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, उसमें दोनों या रियासतों का समाधान हो गया, जूनागढ़ और हैदराबाद का। कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की अनिश्चित हरि सिंह के अनिश्चित रवैये के कारण इसमें विलंब हुआ। इससे एक नई स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने हित में चाहता था कि इस क्षेत्र को अपने साथ मिला लें। तो अभी जो नदियां हैं, जो कश्मीर होकर के पाकिस्तान जाती हैं, जैसे ब्यास, सिंधु नदी वगैरह है, तो उनका भी उसमें ये था। इसलिए उन हरि सिंह के अनिश्चय को देखकर पाकिस्तान ने यह प्रयास किया कि हम इसको बाय फोर्स अपने अधीन कर लें। नेहरू जी का मानना था कि कश्मीर में मुसलमान जनसंख्या अधिक है, मुसलमानों की, और शेख अब्दुल्ला ऐसे मुस्लिम लीडर थे कश्मीर में जिनको आप सेकुलर लीडर कह सकते हैं। वह धर्म के आधार पर अपनी राजनीति नहीं कर रहे थे, और वो नेहरू जी के करीब थे। तो नेहरू जी को यह विश्वास था कि शेख अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, तो जो प्लेबिसिट होगा तो उसमें हमारी जीत होगी। और दूसरी बात, हम दुनिया को यह दिखा सकेंगे कि भारत एक वास्तव में सेकुलर राज्य है, जिसमें
मुस्लिम बहुल आबादी के क्षेत्र का भी समावेश है कश्मीर के रूप में। तो वो एक चूंकि विजनरी माइंड था नेहरू जी का, और इस दृष्टिकोण से उन्होंने सोचा कि ऐसा अगर कर लेते हैं तो इससे नवोदित राष्ट्र भारत के पक्ष में पूरी दुनिया में एक वातावरण बनेगा, क्योंकि नेहरू जी आजादी के समय से ही इंटरनेशनली भी एक्टिव थे और वो वर्ल्ड पीस के लिए बहुत अधिक चिंतित थे और कार्यरत भी थे। तो वो शांत और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के भी पक्ष में थे। तो ऐसा संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर की बात ले जाकर उन्होंने यह एक एग्जाम्पल पेश करने का प्रयास किया कि भारत एक ऐसा देश है, एक नया देश है, लेकिन फिर भी वह विश्व शांति के लिए और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति सम्मान रखता है। और उस समय आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की खुद स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। तो वह स्थिति एक अलग ढंग की थी और उस स्थिति में ये सारी बातें हुई। लेकिन जब ये बातें हुई तब हुई, अब तो वो सारा परिदृश्य बदल गया है, इसलिए उस पर यह बात करना हमें तो उचित नहीं लगता है। और ये दू- सरकार जो है, जी, दूसरी बात एक तो पहले तो विभाजन की बात हो गई, उसके लिए जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता है। दूसरी बात, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या कश्मीर के मुद्दे के लिए, क्योंकि उसी कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत पर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहा है, और कश्मीर पाकिस्तान के लिए अपनी आवाम को एक बरगलाने का, उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने का एक टूल है, और टूल किट की तरह इस्तेमाल होता है। करगिल तक कश्मीर को लेकर लड़ाई हुई, अभी पुलवामा हुआ, हाल फिलहाल पहलगाम हुआ, तो सारे मुद्दों की जड़ में वो कश्मीर है, और कश्मीर के नाम के साथ आतंकवाद है। अब दूसरी दूसरी बात का जिक्र होता है, और सब जब भी इस पे चर्चा होती है, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, तो जब भी इस पे चर्चा होती है तो मोदी सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री नेहरू के पास पहुंचते हैं, क्योंकि शुरुआत करते हैं कि उन्हीं से हुई। अब दूसरी बात है चीन के साथ। चीन के साथ के भी रिश्तों में बहुत बड़ा परिदृश्य बदल गया है। खुद नेहरू के समय से ही बदल गया था। तो नेहरू जी के पर एक आरोप यह है कि जब जब भारत जैसे नवोदित राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल रही थी, तो उन्होंने चीन की जगह पे सीट पे लेना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चीन नहीं रहेगा तो चीन का अपमान होगा। तो चीन के प्रति नेहरू की नीति क्या थी, और उसका क्या इम्पैक्ट है आज तक? देखिए, पहली बात कि आपने जो चर्चा की, दो आपके प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला पाकिस्तान से जुड़ा है और दूसरा चीन से जुड़ा है। तो पाकिस्तान पर कुछ समय लग सकता है सामान्यतः, इसलिए हम पहले चीन की बात करते हैं। चीन भी 1949 में स्वतंत्र हुआ। तो मैंने कहा कि नेहरू जी एक साधारण राजनेता नहीं थे। उन्होंने जिस समय चाउ एन-लाय चीन के प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ जो मित्रता की संधि हुई और हिंदी चीनी भाई भाई की बात का नारा लगा, उस में पंचशील के सिद्धांत को मुख्य आधार बनाया गया। संबंधों के, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए नेहरू जी ने कहा कि भारत पंचशील के सिद्धांतों पर चलता है, चलना चाहता है और चलेगा।
और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका बहुत महत्व है। और इससे किसी तरह के किसी तरह की समस्या उठने की संभावना नहीं है, और अगर उठेगी भी तो उसका समाधान होगा। पंचशील में सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। नॉन एग्रेशन की बात है कि हम एक दूसरे के क्षेत्र में सो एग्रे एग्रेसर नहीं होंगे एक दूसरे के लिए, और बराबरी का दर्जा आपस में रहे राष्ट्रों का, और बराबर के लाभ के लिए काम करें। तो पंचशील के सिद्धांत में, और उससे बड़ी बात, एक नई बात जोड़ी नेहरू ने, नॉन अलाइनमेंट का। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ब्लॉकों में बट गया था। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन पूरी तरह से जो एक सामान्य स्थिति बननी चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सो बनी नहीं थी। और इन दो बड़े ब्लॉक्स के बीच कोल्ड वॉर था, यानी युद्ध नहीं था, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति और मनोवृत्ति थी। हाँ, तो उन्होंने गुट निरपेक्षता को आगे बढ़ाया। हाँ, तो हाँ, फिर। इसलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट को अपना आधार बनाया। तो ये एक बड़ी देन है, लेकिन लोगों को जानना, राष्ट्र के, खास करके अन्य राष्ट्रों के नेताओं को पूरी तरह जानना, उसमें लगता है कि नेहरू जी सफल नहीं हो पाए। और उन्होंने जिस वैचारिक ऊंचाई से काम किया, शायद उसका जवाब उस स्तर से उनको नहीं मिला। बाद में 1967 में फिर एक संघर्ष हुआ जिसमें चीन ठिकाने आया, और उसके बाद से अब डायरेक्ट संघर्ष तो कम ही हुआ है, गलवान में हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता 100% करेक्ट होगा। हमको यह देखना है कि उनकी मंशा क्या है, प्रवृत्ति क्या है, अप्रोच क्या है। क्या वो वर्ल्ड पीस के लिए कमिटेड हैं? क्या पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए कमिटेड हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में शामिल है, कि उसमें लिखा गया है कि भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए विश्व शांति की जो बात की गई है। तो इस एंगल से देखिए। अब पाकिस्तान की, भारत पाकिस्तान के बीच वहां जो हुआ सो हुआ, वो तो आजादी के दिनों से ही वैमनस्य था। और जो विभाजन हुआ, उसकी विभीषिका ऐसी रही, वो जख्म और हरे हो गए। तो पाकिस्तान तो हमेशा इस फिराक में था कि ऐसी स्थिति बने जिसमें हम अनुचित लाभ ले सकें। लेकिन आप देखिए कि 47-48, अगर पूरे देखिए घटनाक्रम को, तो 4 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हैं, जिसके मूल में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कश्मीर है। पहला तो 47-48 में हुआ, 49 में जो युद्ध विराम हुआ। उसके बाद 1965 में होता है
वहां भी सो झंझट के कारण, सीमा पर तनाव और झड़प के कारण वह युद्ध का रूप लेता है और एक फुल स्केल वार हो जाता है। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल ये लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। अंत में पाकिस्तान की हार होती है और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते हम्म। या अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता के चलते सो शास्त्री जी रूस की मध्यस्थता में, कोसिजिन थे वहां के उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ, और उसमें जो समझौता हुआ उसमें दरअसल कहिए कि इसी पर जोर दिया गया कि शांति से रहिए, शांतिपूर्ण संबंध बना के रहिए, और जो जहां थे अपनी अपनी जगह पर लौट जाइए। उसके बाद 1971 हुआ। 1971, यद्यपि वह डायरेक्ट रूप से भारत उसमें संबंधित नहीं है, लेकिन ऐसी घटना हुई कि भारत उस युद्ध में शरीक हुआ। कारण यह था, जानते हैं कि जी जी। 1970 के चुनाव में, संक्षेप में इसको कह रहे नहीं तो हैं। वो हम अभी हमारा मुद्दा है कि नेहरू पे, हम अभी इंदिरा पे नहीं आ रहे हैं। हमारा मुद्दा है नेहरू, और नेहरू पे, नेहरू की नीतियों की पर कांग्रेस को जो घेरा जा रहा है उसे लेकर। नहीं तो उसी क्रम में हम विस्तार में नहीं जाकर आपको संक्षेप में जाते हैं, ताकि आप इसको समझ सके कि नेहरू को क्यों घेरा जा रहा है हाँ तो या वो अब क्यों नेहरू घेरा तक ही नहीं जाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, इन बातों के डिटेल में गए हम कहना यह चाहते हैं, इन सारी ये कहिए कि वार्स, इन सभी युद्धों के बाद भी भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर नहीं सके। 2000 1947 से 2000 के बीच का अगर कालखंड लें तो उसमें 4 युद्ध हुए। बातचीत कम हुई, बातें कम हुई, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। लेकिन कारगिल युद्ध के बाद यह स्पष्ट हो गया, और उस समय तक पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर थे, लेकिन बात यह स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान युद्ध से जीत नहीं सकता है। तो उसने उसका रास्ता निकाला और वह टेररिज्म की तरफ बढ़ा कि फील्ड में हम फाइट नहीं कर सकते, लेकिन बैक डोर फाइटिंग तो कर ही सकते हैं। और उसमें उसने भारत को बहुत ज्यादा परेशान किया। 2001 का पार्लियामेंट वाला आतंकी देखिए हमला, 2008 में बम्बई का देखिए, 2015 में पठानकोट देखिए, 2019 में पुलवामा देखिए, और 2025 में पहलगाम देखिए। तो इन सब बातों के पीछे कहीं न कहीं कश्मीर है। लेकिन भारत की विदेश नीति इस सदी में, 2000 के बाद, मूल रूप में यही हुई कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। और लेटेस्ट जो है कि टेरर होगा तो हम उसका जवाब उसको युद्ध मान कर देंगे। लेटेस्ट अप्रोच यही है सरकार का। तो इसमें
नेहरू को इस बीच में लाना इसलिए सही नहीं है कि सरकार जो है एक कॉन्टिन्यूटी है। जैसे परिवार में आप देखते हैं या ह्यूमन रेस के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं पोस्टिरिटी, यानी अगली पीढ़ी। तो सरकार एक कंटिन्यूटी है। तो आज एक व्यक्ति सरकार का प्रधान है, कल दूसरा हो सकता है, और उसमें कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। जिस समय कोई प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, कितने भी विज्ञ, समझदार, जानकार और योग्य क्यों न हो, टू अर्न इज ह्यूमन। हाँ, तो तो इसका मतलब। उसको लेकर के हमारा ये कहना है कि उसको लेकर के अगर आप कोई सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसको हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। उसमें यह देखना चाहिए कि अगर स्लिप हुआ है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक कंटिन्यूटी है। तो इस तरह से सो 75 साल नहीं नहीं, पहले जो 75 साल बात पहले हुई, नहीं। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ, तब तो आप ये मान रहे हैं कि ये आप भी ये मान रहे हैं कि ये गलतियां हुई हैं। लेकिन भले ही नेहरू जी के सोचने का तरीका उस वक्त ये कुछ जो भी रहा हो, नेहरू जी का उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन वो गलती हुई है आज के परिदृश्य में। और इसलिए उसमें बीजेपी। यह उसमें हमारा कहना इतना है कि बैकग्राउंड को बिना कंसीडर किए और जजमेंट पास करना और बैकग्राउंड को एप्रिसिएट करके जजमेंट करना देना, दोनों में फर्क है। आप ऐसा करेंगे कि बिना कुछ सोचे समझे कुछ बोलेंगे तो उसका कुछ ये होगा। तो मैं एक आपसे स्वतंत्र, मेरे कहने का मतलब है एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने देश के लिए इतना किया, जिसने संविधान के लिए इतना काम किया, जिसने वर्ल्ड पीस के लिए काम किया, और अगर आपका नेहरू के हिसाब से या उस समय के हिसाब से वह उतना गलत डिसीजन नहीं था, लेकिन जो डिसीजन नेहरू ने लिया वास्तव में वह डिसीजन यूएन का अमल में आ ही नहीं सका। वो तो बेकार हो गया। वो एक सैद्धांतिक रह गया कि हाँ यहाँ एक चूक हुई थी। तो तो उसको लेकर के किसी व्यक्ति को किस हद तक आप बिलिटिल कीजिएगा, ये सोचने की बात है। तो और मेरा सवाल दूसरी बात मेरे ये है जी। कि गवर्नमेंट एक कॉन्टिन्यूटी है, और अगर इस सिद्धांत से आप हटते हैं तो सरकार के बेसिक प्रिंसिपल से आप हटते हैं। नहीं तो तीसरी मैं बात ये है, तो भाई मैं आपसे कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी है, लेकिन गवर्नमेंट के पीछे की आइडियोलॉजी चेंज होती है पार्टी के बदलने के साथ। अमेरिका में भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अप्रोच अलग होते हैं पूरी दुनिया के सामने। उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, लेकिन पॉलिसीज के पीछे का जो फिलॉसफी है वो पार्टी बदलने के साथ वो भी चेंज करता है। फॉरेन पॉलिसी में भी एक बदलाव देखने को मिलता है। तो यहाँ तो अब सो यहाँ यहाँ जो अब हाँ, तो अब सरकार। मैं यही कह रहा हूं कि पार्टी बदलने के साथ, प्रधानमंत्री बदलने के साथ चीजें बदलती हैं, वह कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन अगर बदलाव इस तरह का हो जो किसी को चौंका दे तो ये अस्वाभाविक है। नहीं, तो मैं तो सवाल ये है कि मोदी सरकार जब बार बार नेहरू और कांग्रेस की विरासत को कोसती है, तो उसके पीछे की एकमात्र वजह क्या होगी? जानबूझकर बड़े चेहरों तो को अब छोटा मैं दिखाना? हाँ, तो मैं अब यही कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार जो कोस रही है, तो अभी पुलवामा हुआ है, पहलगाम हुआ है, पुलवामा से ही लीजिए। आपके सतपाल मलिक क्या लिख कर गए, उस पर कोई कार्रवाई हुई? अगर चार देश
4 प्रांत का राज्यपाल कुछ लिख के जाता है तो उसको आप नोटिस नहीं लीजिएगा। वह राज्यपाल जो आप ही के द्वारा नियुक्त था, एक इसका सोचना चाहिए। और दूसरी बात कि आपने अभी घोषित किया है कि टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, लेकिन डिप्लोमेसी बिना टॉक के नहीं हो सकता है। साइलेंट डिप्लोमेसी नहीं होती है। ये घर की बात नहीं है रूठने मनाने की। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रहे हैं, जो संबंध बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे? बिना बातचीत के, बिना इंगेजमेंट के, बिना इंटरैक्शन के, और केवल यह कहेंगे कि यदि अब कुछ होता है तो हम उसको युद्ध मानेंगे और उस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो इसमें दो बात है। पहली बात, आप समस्या के समाधान में नहीं है, आप इस रीजन को कांस्टेंट थ्रेट के अधीन कर रहे हैं। शांति का माहौल नहीं बन सकता है, विकास का माहौल नहीं बन सकता है। एक तो यह हुआ कि आप थ्रेट के अंदर हैं। और दूसरी बात, यदि आप इतने नेहरू के आलोचक हैं या पूर्व की सरकारों के और प्रधानमंत्रियों के इतने आलोचक हैं और इस निम्न स्तर की आलोचना करते हैं, तो इस बार जब आपको मौका था तो आपने क्यों नहीं, पहले कुछ दिन पहले तक देश के रक्षा मंत्री का बयान आया था कि हम सो पीओ को पीओ के को लेकर रहेंगे, वापस लाएंगे। आपको मौका मिला, आपने छोड़ क्यों दिया? आपने 21 टारगेट सेलेक्ट किए, 9 करके क्यों छोड़ दिया? तो अब तो आपका कहाँ है वह उस आलोचना को कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं? नहीं तो राजनाथ सिंह आप ने ये भी आपको कहा था। मौका मिला, आप हाँ, 21 में से 9 पर किए, छोड़ दिए। नहीं तो हाँ, राजनाथ सिंह ने ये भी कहा था कि हम। एक सेकेंड, इसके पहले यह आलोचना कर रहे थे कि इस समस्या को जन्म दिया, ये किया, वो किया। और आपको जब मौका मिला, आप तो कह रहे थे कि इंदिरा से भी ये गलती हुई कि उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आज समय नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन पीओके के बारे में जो यह कहना कि जो मैदान में जीत हुई उसको हम टेबल पर हार गए या टेबल पर हमने उसको गवा दिया, वही बात तो आज आपके साथ है। आप केवल, और विदेश नीति की इतनी धज्जी कभी नहीं उड़ी थी। विदेश नीति एक कॉन्सेंसस होता है किसी भी राष्ट्र का। और कितनी भी कुछ कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन विदेश नीति पर आमतौर पर परिवर्तन ऐसे नहीं किया जाता है, क्योंकि विदेश नीति देश का कंसेंसस है। और भारत जैसे देश में तो और अधिक है। तो जो विदेश नीति चली आ रही थी, उस विदेश नीति पर अगर कोई प्रहार हुआ तो आप उसका बचाव कर सके क्या? ट्रंप को आपने क्यों रोका? आज तो आपको 75%, 50% टैरिफ लगा रहा है, क्या कह रहा है, या क्या करेगा, या छोड़ देगा, जो करेगा। लेकिन आपने इतना तो नहीं कहा। इसलिए विदेश नीति, न तो विदेश नीति को आप संरक्षित कर रहे हैं। विदेश नीति एक कंसेंसस है, किसी दल की विदेश नीति नहीं है। और एक सेकेंड में मैं यह कहना चाहता हूं, आज के जमाने में किसी भी राष्ट्र के लिए उसके नेशनल इंटरेस्ट को अभिव्यक्त करने का साधन विदेश नीति है और कूटनीति है।
लेकिन आज से कुछ दिन पहले यह विदेश नीति और कूटनीति से कम युद्ध से अधिक होता था। और आज युद्ध का समय नहीं है। और खुद आप कहते हैं कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। तो बुद्ध के देश में क्या हो रहा है, क्या स्तर है? तो तो भाई राजनीति तो भाई सर, तो भाई और तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो इतनी लंबी चर्चा हम कर रहे हैं, उस इतनी लंबी चर्चा के जो हमारे दर्शक सुनेंगे, उनको क्या सार नजर आएगा? उनको क्या सार समझ में आएगा जब लंबी चर्चा हम कर रहे हैं कि उसका क्या स्तर है, कि जो मोदी सरकार बार बार नेहरू को घेर रही है और नेहरू को ही मूलभूत समस्याओं का जिम्मेदार मान रही है, तो मोदी इसमें कितनी राजनीति कर रहे हैं और कितना फैक्ट बता रहे हैं? हम इसी सवाल का जवाब चाहते हैं। मोदी फैक्ट से अधिक राजनीति ही कर रहे हैं। मोदी स्टेट्समैन की तरह नहीं, पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। और पॉलिटिशियन की नजर अगले चुनाव पर होती है। सत्ता उनके लिए प्रमुख है। और स्टेट्समैन के लिए यह नहीं होता है। उनके लिए प्रिंसिपल अधिक मायने रखता है, महत्व रखता है। तो इस और आइडियलिज्म वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो आजकल तो सब कुछ खुला हुआ है। मान लीजिए यदि इस बातचीत के बाद किसी के मन में शंका हो तो सोर्सेज ओपन है, जाकर के देख सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा, आपके दर्शकों को भी पता चल जाएगा कि सच्चाई अधिक है या राजनीति अधिक। और हम ये नहीं कहते, जब वो राजनीतिज्ञ हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो वह सब कुछ करेंगे जिससे उनका आगे का प्लान सिक्योर्ड हो। सबसे, तो आखिरी सवाल, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है नेहरू के युग की? अगर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने, नेहरू युग ने, उसने देश को सबसे बड़ी उपलब्धि क्या दी? कांग्रेस युग में। नेहरू के समय में, नेहरू नेहरू की हाँ, तो वजह। नेहरू के समय में अब देखिए, ये तो हुआ इधर का। नेहरू इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जबरदस्त पक्षधर थे। इसीलिए उन्होंने ब्लॉक से अलग रहकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया। ये आईआईटीज बनाए, आईआईएम्स बनाए। उसके बाद सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नंगल या और सब जो है। उसके बाद बोकारो स्टील सिटी में स्टील प्लांट। तो आईआईएम्स या सो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसरो। और उसके बाद सो वो जो कर सकते थे, क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि स्वतंत्रता के समय जो भारत की स्थिति थी, अगर आधारभूत संरचना को किसी ने बनाया, तरजीह दी, तो वो नेहरू युग की है। बाद में उसमें विकास हुआ है। बाद में अन्य प्रधानमंत्रियों का भी योगदान है। तो इस पर तो एक लंबी बहस और बड़ी बहस की जरूरत है और समय चाहिए। लेकिन ये है कि एक ऐसा कम से कम एक कॉन्सेंसस बनना चाहिए, जिसमें कि एक स्तर होना चाहिए बातचीत का। विशिष्ट लोगों का तो और विशिष्ट स्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सो ओछी भाषाओं का प्रयोग करके ही अपनी आज आलोचना को अंजाम दे सकते हैं, बता नहीं, तो सकते। जब वो चुनावी रैलियों में, कोई भी प्रधानमंत्री देखता है कि जब चुनावी रैली और संसद के पटल पे बोलने में कोई फर्क नहीं होता है, तो वो उसी भाषा का प्रयोग करता है। और अब तो वो ये भी दिखाने की कोशिश में है कि वो तो, इन्होंने तो इंदिरा से लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया है, अब नेहरू से पीछे हैं बतौर प्रधानमंत्री। हाँ, क्या बोले आप? क्या हम
उसको नहीं, फॉलो मतलब नहीं। मोदी जी का कार्यकाल अभी वो इंदिरा जी के कार्यकाल से आगे निकल चुका है शायद, और नेहरू जी से वो पीछे हैं। जैसे बतौर गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकाल सरदार वल्लभ भाई देखिए, पटेल से आगे उतना लंबा एक कार्यकाल वो बात निभा। है कि जो आदमी मतलब कालक्रम में, तो वो पीछे ही रहेंगे, लेकिन जिस कालक्रम में थे उसमें उन्होंने क्या किया, उनके वर्क से आप जज कीजिएगा कि उस समय के हिसाब से वो आगे थे या पीछे थे। या इसमें देखिएगा कि हर जगह पंडाल लगा करके पूजा पाठ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत लंबी चर्चा अभी पता, अब हमारे दर्शकों के विवेक पर है कि वो इस चर्चा को कैसे देखते हैं। हाँ नेहरू। हाँ, इसलिए वो दर्शकों पर है। और हर सरकार के समय में उनका अपना काम करने का तरीका होता है, और विचार करने का यही बात दृष्टिकोण जो अधूरी होता रह है। गई थी कि राजनाथ सिंह ने संसद के पटल पर जो बात कही थी, वो एक मेच्योर लीडर की तरह की, उन्होंने ये बात कही थी संसद के पटल पर कि पिछली सरकारों ने जो कार्रवाई की, एक्शन लिया, उन्होंने जो उचित समझा वो एक्शन लिया, हम उसको गलत नहीं कहते। तो अगर उस नजरिए से देखा जाए तो हर सरकार देश हित में ही फैसले लेती है, लेकिन राजनीति के हिसाब से और दल हित के हिसाब से मोदी सरकार लगातार नेहरू पे आक्रामक है, कांग्रेस पे आक्रामक है, और कांग्रेस बार बार सवाल पूछ रही है कि कब तक कांग्रेस को उसकी विरासत को लेकर कोसोगे तुमने, या आपने, मोदी सरकार ने 11 साल में क्या किया, उस पर बात कब करोगे। धन्यवाद बहुत बहुत इस चर्चा में हाँ, जुड़ने तो के मैं लिए। इसमें एक लाइन कह दूंगा कि यह संविधान जो नेहरू युग की देन है, अब बाबा साहब अंबेडकर इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है। तो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है हर नागरिक को, इसलिए जो जैसा सोचता है उसको बोलने का अधिकार है। लेकिन कोई कुछ भी बोलने लगेगा तो उस पर स्वतः है कि काउंटर ओपिनियन खुद बन जाता है। इसलिए फ्रीडम है, और फ्रीडम को विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी यूज कीजिए। थैंक यू। चलो, धन्यवाद बहुत बहुत।